हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष मंगल, आप लोगों का साथी, आप लोगों का ट्यूटर, जो आप साइकोलॉजी का मुझे मान सकते हैं फिलहाल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, मनोविज्ञान। दरअसल हम लोगों ने रीट की 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक टेस्ट सीरीज शुरू की है। और इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष रहेगा साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन भाषाओं के अतिरिक्त आप लोगों को आपकी एसएसटी साइंस मैथ की क्लास भी 7 बजे से 8 बजे तक मिलेगी। मतलब आपकी कंपलसरी और साइकोलॉजी यानी आपकी भाषाएं और जो मनोविज्ञान है वो तो लगेगी 6 से लेकर के 7 बजे तक, और फिर रहेगी आपकी 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहेगी आपकी क्या दोस्तों, आपकी सब्जेक्ट रहेगी एसएसटी या साइंस मैथ। तो दोस्तों आज से हम मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं अपना, और मनोविज्ञान का आज हमारा रहेगा पहला पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल विकास, और हम पेडागोजी यानी कि शिक्षण विधियां दोनों पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज लंबी चलेगी दोस्तों। इस सीरीज की एक खास बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक खास बात है, देखना, एक दिन बिल्कुल आप लोग अपने आप में मैच्योर फील करोगे। इस अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, हम लोग पहले तो थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ करके उस पर आए हुए टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट सीरीज में हम जो क्वेश्चन लेंगे ना, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी या तो पिछली परीक्षाओं में आ चुके होंगे, और पिछली परीक्षाओं में आने के अलावा एक चीज और होगी उनमें दोस्तों खास, क्या कि वो संभावित प्रश्नों की भी हम श्रृंखला इसके अंदर लेके आ रहे हैं। हमारी क्लास जो है शाम को 6 बजे से रहेगी, मनोविज्ञान की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक ले रहे हैं हम लोग दोस्त, परिभाषा, उत्पत्ति, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हमारा पहला पार्ट शनिवार के दिन आप लोगों के सामने आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह पार्ट अच्छा लगेगा। तो चलो हम बात करते हैं हमारे परिभाषा, उत्पत्ति, तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। लेकिन सबसे पहले मैं उस वर्ड को लिख देता हूं जिसको पूरी तरह से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वो वर्ड है आपका साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या कहते हैं दोस्तों? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अगर हम देखें तो अगर हम देखें इसको मन प्लस विज्ञान, और अगर हिंदी से हम इसका हिंदी का अगर हम इसका वर्गीकरण करें, संधि विच्छेद करें, तो मन प्लस विज्ञान अलग चीज होती है। लेकिन अगर देखें, सही मायने में देखें, तो ये अंग्रेजी में क्लासिफाइड की गई है, अंग्रेजी में वर्गीकृत की गई है। दरअसल इस वर्गीकरण का श्रेय गैरिट को जाता है। गैरिट ने ये आपका वर्गीकरण किया है। गैरिट के अनुसार जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बनी है मेरे दोस्तों। पहला जो शब्द है वो है आपका साइकी, PSYCHE, और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। क्या है दोस्तों? लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन, अध्ययन करना, टू स्टडी। और इसका मतलब होता है आत्मा, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या होगा दोस्तों? मनोविज्ञान। क्या होगा दोस्तों? मनोविज्ञान होगा। ये किसके अनुसार है? ये जो वर्गीकरण किया गया है वो किसने किया है? गैरिट ने। दरअसल ये वर्गीकरण अगर हम देखें तो ये वर्गीकरण तो गैरिट ने किया है, लेकिन अगर हम देखें कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मेरे दोस्तों आपकी हुई है, आप इसे कह सकते हैं ग्रीक भाषा, और साथ साथ आप इसको यूनानी भी कह सकते हैं। कई बार पेपर में लैटिन भाषा के बारे में भी आया हुआ है। लैटिन, अगर हम बात करें लैटिन, अगर ऑप्शन में ये तीनों चीजें मिलती हैं तो हमको लैटिन भाषा को प्राथमिकता नहीं देनी, हमको प्राथमिकता देनी है ग्रीक भाषा को। और फिर ग्रीक अगर मानो ना हो ऑप्शन में तो हम यूनानी मानेंगे, और अगर ग्रीक और यूनानी दोनों ना हो तो हम लोगों को लैटिन भाषा पर अपना टिक लगा के आना है, यानी लैटिन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब इसके बारे में एक विस्तृत नॉलेज हम लेते हैं, विस्तृत ज्ञान हम लेते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी दरअसल है क्या? मनोविज्ञान दरअसल है क्या? तो दोस्तों मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो मैं आपके सामने एक इसकी परिभाषा लिख रहा हूं कि यह शैक्षिक एवं, शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधित, एवं अनुप्रयोगात्मक, यह अनुप्रयोगात्मक विधि है।
कैसी विधि है? अनुप्रयोगात्मक विधि है, विधि है, विधि है। ये एक क्या है? शैक्षिक एवं अनुप्रयोगात्मक विधि है, जिसके अंतर्गत, विधि या विज्ञान कह सकते हो आप, विधि या विज्ञान है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विज्ञान है, जिसके अंतर्गत, मेरे साथियों ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? प्राणी के, जिसके अंतर्गत प्राणी के मानसिक, मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रियाओं मतलब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में भी बताऊंगा, पहले परिभाषा समझ लो। प्राणी की मानसिक प्रक्रियाओं, उसके अनुभवों, उसके अनुभवों मतलब मानसिक प्रक्रिया तो है ही, उसके अनुभवों की बात करें तो वो अनुभव भी, और इसके अलावा उसके अनुभवों एवं, एवं मेरे दोस्तों याद रखना, उसके अनुभवों एवं, एवं उसके व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त मानी जो व्यक्त किए जा सकते हैं, एवं अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, अव्यक्त व्यवहार का व्यवहार है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत व्यवहार आते हैं, व्यवहार आते हैं, व्यवहार आते हैं। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा एक विशेष तौर से आप समझेंगे, देखना अच्छे से समझना आप, कि जो मनोविज्ञान है मेरे दोस्तों, मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो तीन चीजें समाहित होती है। पहली, प्राणी की मानसिक क्रियाएं इसके अंदर आती है, मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसीजर, मानसिक प्रक्रियाएं, इसके अंदर प्राणी के अनुभव भी होते हैं, और प्राणी का जो व्यवहार है, जो उसको वह व्यक्त भी कर सकता है और उसको अव्यक्त रखा जा सकता है, यानी कि मन में छुपा रख सकता है। तो वो तीनों चीजों का अध्ययन, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, तीनों चीजों का जो अध्ययन है वो किसके अंदर होता है? साइकोलॉजी के अंदर होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी इमेज बताता हूं साइकोलॉजी की, ये देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना, अच्छे से समझना दोस्तों। पहले हम मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे, फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर के कई सारी चीजों की बात करेंगे। परिभाषा हमने लिखी है मनोविज्ञान की, एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा का विशेष तौर से ख्याल रखेंगे दोस्तों। देखना, समझना, ये क्या है? प्राणी का दिमाग है। दो चीजें होती है, एक तो होता है माइंड और एक होता है दोस्त ब्रेन। ध्यान रखना, एक तो होता है माइंड और एक होता है दोस्तों ब्रेन। माइंड क्या होता है? माइंड और ब्रेन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? ब्रेन तो होता है हार्डवेयर, यानी कि ब्रेन को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और तुम्हारा माइंड जो है वो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। क्या होता है माइंड? सॉफ्टवेयर, यानी कि हम इससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको व्यक्त करते हैं। हमारे जो प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, वो हमारे माइंड के द्वारा होती है। सोचने की और अपनी विचारों को रखवाने की, व्यक्त करवाने की जो प्रक्रिया होती है ना मेरे दोस्तों, वो किसके माध्यम से होती है? माइंड के माध्यम से होती है। और ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो हमारे दिमाग का, हमारे सिर का जो है, स्कल जो खोपड़ी है हमारी, इसका जो एक हार्ड भाग होता है, कठोर भाग होता है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया? ब्रेन। और माइंड मैंने आपको बताया अभी अभी कि माइंड आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये ब्रेन और माइंड के बीच में अंतर है। आप देखेंगे कि इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है दोस्तों, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, और उन्हीं चीजों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्त जो सोच के माध्यम से अपनी जो व्यवहार होते हैं, अपने अनुभव होते हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं होती है, उनको जो व्यक्त किया जाता है, अगर उन व्यक्त करने वाली व्यवहार, अनुभव और प्रक्रियाओं का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें, तो उसके लिए जिस ब्रांच का निर्माण हुआ, जिस साइंस का निर्माण हुआ दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की परिभाषा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुई कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वह शैक्षिक, शैक्षिक मतलब शिक्षण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और प्रैक्टिकल यानी प्रयोग से संबंधित विधि या विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मानव की या कोई भी प्राणी की मानसिक प्रक्रिया, उसके अनुभव और व्यक्त या अव्यक्त व्यवहार आते हैं, या उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है दोस्तों, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और
आपको पता है लॉजी यानी क्या होता है दोस्तों? लॉजी यानी विज्ञान होता है, और विज्ञान जो है मेरे दोस्तों, विज्ञान एक प्रकार की खोज होती है, और यहां पर, और विज्ञान एक खोज भी होती है और क्रमबद्ध अध्ययन भी होता है। तो निश्चित तौर से अगर हम देखें तो साइकोलॉजी यहां पर आत्मा की खोज, मन की खोज, चेतना की खोज और यहां व्यवहार की खोज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो याद रखना, इस स्लाइड पर हमने क्या पढ़ा है कि गैरिट के अनुसार, दोस्तों गैरिट के अनुसार दो शब्दों में ये क्या हुआ है, टूटा है, और वो पहला शब्द है साइकी। ये आ जाता है क्वेश्चन की कौन कौन से शब्द में टूटा हुआ है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ है आत्मा और इसका अर्थ है अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। दोस्तों अब हम इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा शब्द था साइकोलॉजी, हमारा शब्द था साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई, शब्द की उत्पत्ति हुई, आपको बताया गया कि ग्रीक भाषा से हुई। बिल्कुल ग्रीक भाषा से हुई। सभी एक बार कमेंट करके बताना, जो भी चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख के अच्छे से पढ़ना, विस्तार से। बिल्कुल आप एक एक चीज को मतलब बहुत बढ़िया तरह से आप पढ़ने वाले हो। और दोस्तों ये जो नोट्स है ना, आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जैसे ही अपनी वीडियो कंप्लीट होगी, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नोट्स को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉपी कर सकते हैं। वहां से आप इन्हें अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान के उत्पत्ति की, हमने बात कर ली है। अब नॉर्मल हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान वास्तविक रूप में कैसे आई। दरअसल मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ, उसकी जननी की बात करें दोस्तों, उसकी मां की बात करें, अगर हम मदर की बात करें तो इसकी मदर जो है, इसकी जो जननी है वो कौन है दोस्तों? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, यानी कि ये जो आपकी मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। क्या थी? पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। याद रखना, दर्शन शास्त्र को अपन फिलॉसफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। PHILOSOPHY, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की क्या थी? एक शाखा थी। दरअसल क्या है कि अगर हम बात करें भाई, फिलॉसफी जो है वो दर्शन शास्त्र होता है, मतलब कहने का मतलब मन, व्यवहार, चेतना, इन सारी चीजों को मतलब व्यक्ति विभिन्न जो वातावरण में किस तरह से व्यवहार करता है। कई व्यवहार उसके वंश पर आधारित होते हैं, उसके वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं, और कई व्यवहार जन्मजात होते हैं, कई व्यवहारों का अर्जन होता है। ऐसी कई सारी चीजों पर वहां पर लोगों के ये जो प्राणी थे उनके क्या नजरिए पर बात की गई थी। तो ये दर्शन शास्त्र की पहले ब्रांच हुआ करती थी। दरअसल हम बात करें कि इसके जो जनक है, अगर हम बात करें जनक, मतलब अगर हम जनक की बात करें, साइकोलॉजी का जनक किसे माना गया है अगर हम बात करें तो वो होंगे हमारे अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक जो हैं, मनोविज्ञान के जो जनक हैं, मनोविज्ञान के जनक वो कौन माने गए दोस्तों? अरस्तु माने गए हैं। दरअसल ये कब हैं पता है आपको? 400 BC यानी कि ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। यानी कि साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द PSYCHOLOGY, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इसको जो है मनादर्शन के नाम से, मनादर्शन के नाम से अरस्तु ने अपनी बुक एक डी एनिमा में, बुक का नाम क्या है? डी एनिमा में, डी एनिमा में अपनी बुक में मनादर्शन के नाम से इसका क्या किया दोस्तों? विवरण प्रस्तुत किया, मनादर्शन के नाम से इसको दर्शाया। ये तो इसका क्या रहा दोस्तों? अतीत। किसका? अपने मनोविज्ञान का। ये है दोस्तों अतीत। मनोविज्ञान का अतीत क्या रहा है एक बार फिर बताए थे कि मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व मनादर्शन के नाम से, जो कि एक दर्शन शास्त्र की ब्रांच हुआ करती थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी, इसके रूप में डी एनिमा नाम की एक पुस्तक थी। किसकी? अरस्तु की। उसमें क्या किया उसने? इसका वर्णन किया, इसका विवरण प्रस्तुत किया। दोस्तों मैं एक बार अरस्तु की इमेज आप लोगों के सामने पर प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखिएगा अरस्तु ने क्या किया मेरे दोस्तों, ये अरस्तु है। अरस्तु भाई साहब ने क्या किया कि मनोविज्ञान को मनादर्शन के नाम से डी एनिमा नामक पुस्तक में, अपनी डी एनिमा नामक पुस्तक में क्या किया? मनादर्शन के नाम से दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। अब अगर हम बात करें तो
जब इसका धीरे धीरे और समय निकलता गया, विस्तार होता गया, तो जब इतिहास की बात करें हम दोस्तों, तो अगर देखें तो 16वीं जो आपकी जो शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में जाकर के यहां पर मनोविज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाने लगा। 16वीं शताब्दी में आकर के दर्शन शास्त्र से यहां पर मनोविज्ञान को अलग करने की प्रथा चलने लगी। तो दोस्तों मैं एक बात बताने वाला हूं, आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति थे स्टीवन ब्लॉकार्ट। एक व्यक्ति थे दोस्तों स्टीवन ब्लॉकार्ट, ध्यान से सुनना आप। एक व्यक्ति थे स्टीवन ब्लॉकार्ट, एक व्यक्ति थे स्टीवन ब्लॉकार्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी एनाटॉमी। क्या लिखी दोस्तों? एनाटॉमी एक पुस्तक लिखी, शरीर शास्त्र कहते हैं इसे, एनाटॉमी एक पुस्तक लिखी। उसमें साइकोलॉजी शब्द का PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द का रेफरेंस दिया, इन्होंने संदर्भ प्रस्तुत किया। मतलब साइकोलॉजी शब्द का यूज या कहें आप साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संदर्भ प्रस्तुत किया। संदर्भ प्रस्तुत किया किसने? संदर्भ प्रस्तुत किया कौन ने? स्टीवन ब्लॉकार्ट ने। स्टीवन ब्लॉकार्ट ने, ये सन था भाई साहब 1694 में। 1694 में क्या हुआ था? 1694 में मेरे दोस्तों स्टीवन ब्लॉकार्ट नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एनाटॉमी, और उस एनाटॉमी में इन्होंने रेफरेंस दिया किस शब्द का? साइकोलॉजी शब्द का दिया दोस्तों। किस शब्द का रेफरेंस दिया उन्होंने? मनोविज्ञान शब्द का इन्होंने उसके अंदर रेफरेंस दिया। अगर हम बात करें कि 16वीं शताब्दी में अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें, तो मनोविज्ञान को जिस नाम से जाना जाता था उसका था कि आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। और इसके जो पक्षधर थे, आत्मा का विज्ञान उसको कहने के पक्षधर थे दोस्तों, ये उसी समय से चले आ रहे थे, अरस्तु के समय से। तो एक तो हम बोले कि आत्मा का विज्ञान इसको मानता था कौन? अरस्तु, हमारे अरस्तु भाई साहब मानते थे। एक हमारे प्लेटो भाई साहब मानते थे। और तब तक, कब तक? 16वीं शताब्दी तक प्लेटो। और प्लेटो के अलावा डेकार्टे की अगर हम बात करें तो डेकार्टे भी बहुत फेमस आपके दार्शनिक रहे हैं, ये दर्शन शास्त्री रहे। इन दर्शन शास्त्रियों ने 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माने रखा। आत्मा का विज्ञान माने रखा किसने दोस्तों? 16वीं शताब्दी तक हमारे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने। इसके बाद में दरअसल आत्मा का विज्ञान, ये जो परिभाषा थी मनोविज्ञान की, ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो कैसे आत्मा को एक विज्ञान के रूप में, मतलब मनोविज्ञान के रूप में यहां पर इसको लिखा जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आत्मा का जब अध्ययन ही नहीं हो सकता, आत्मा को जब अपन देख नहीं सकते, आत्मा को अपन महसूस नहीं कर सकते, तो फिर मतलब इसका मनोविज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे 17वीं और 18वीं सदी की बात है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसको क्या माना गया? इसको माना गया दोस्तों मन व मस्तिष्क का क्या? विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। किसको? मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया 17वीं व 18वीं शताब्दी में। किसको? अपने मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का क्या माना गया मेरे दोस्तों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का क्या है कि आप लोगों का जो सहयोग है, इस तरह का जो मोटिवेशन है, मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, और इस तरह का जो पक्ष समर्थक थे इसको, मतलब इसको मानने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे दोस्तों कौन? पेम्पोनोजी ने इसको क्या किया दोस्तों? मन व मस्तिष्क का क्या माना? विज्ञान माना। पेम्पोनोजी है ना। ये पेम्पोनोजी जो थे दोस्तों, आपको पता है इटली के जो पेम्पोनोजी थे, इटली के थे ये पेम्पोनोजी। इटली के पेम्पोनोजी ने इसका समर्थन किया, और 17वीं 18वीं शताब्दी तक मन और मस्तिष्क का क्या कहलाया? ये विज्ञान कहलाया। अगर हम दोस्तों अगर थोड़ी बात करें मन और मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में, तो एक बात ध्यान रखना, बात चलेंगे बिल्कुल, अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे, फिर अपन के क्वेश्चन करेंगे, फिर बताना मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर देना। तो देखो दोस्तों कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान ये चल क्यों नहीं पाया ज्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी में आकर के, 19वीं शताब्दी की बात करें दोस्तों, तो 19वीं शताब्दी में आकर के इसकी ये परिभाषा भी क्या हो गई? ध्वस्त हो गई, निरस्त हो गई साहब। क्यों हो गई? क्योंकि मन और मस्तिष्क जो है वो व्यवहार को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते।
यानी हमारे व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते। जब व्यक्ति शांत बैठा होता है, कई बार ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं होती है जिनका किसी को भान नहीं होता, पता नहीं लगता, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, सामने वाला महसूस नहीं कर सकता, तो फिर उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये परिभाषा भी पैम्पनोजी के द्वारा जो इसका समर्थन किया गया था और ये दी गई थी, ये परिभाषा क्या हुई, आगे चल नहीं पाई। इसके बाद दोस्तों 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान माना गया। क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। दरअसल क्यों? चेतना का विज्ञान मानने वाले जो समर्थक थे, एक तो थे साहब विलियम जेम्स, एक थे साहब आपके विलियम वुंट, विलियम वुंट, एक थे साहब आपके विलियम वुंट के अलावा, ये विलियम वुंट है, एक थे आपके बाइव्स, बाइव्स, ठीक है ना, और एक बाइव्स कह दो, बाइव्स कह दो, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा एक थे आपके विलियम सली, सली, ठीक है ना, ये थे साहब। दरअसल क्या था, मैं इन लोगों के बारे में आपको सबसे पहले बता रहा हूं। अब अपन ऊपर लिख देते हैं यहां पर चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के आगे लिखते हैं दोस्तों चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान, और इसके आगे लिखते हैं मेरे दोस्तों चेतना का विज्ञान। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि भाई चेतना का विज्ञान जो था, इस संदर्भ में क्या बातें हुई। चेतना का विज्ञान समझना, मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है, कैसे है समझना। इसके जो पक्षधर थे मेरे दोस्तों, वो कौन कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम जेम्स की, विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स ने अपने जो क्या नाम है 1890 में, 1890 में एक पुस्तक लिखी, 1890 में, और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। और उससे पहले एक काम हो गया था भाई साहब, क्या काम हो गया था? एक मतलब कुछ 11 साल पहले, लगभग 1869 की, मतलब आपकी 79 की बात है, 1879 की बात है। उस समय क्या था कि विलियम बुंट ने, याद रखना दोस्तों, विलियम बुंट ने, विलियम बुंट, जो विलियम बुंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिप्जिंग में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में क्या किया था उन्होंने भाई साहब? एक प्रयोगशाला स्थापित की, यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला स्थापित की, प्रयोगशाला क्या की? एक प्रयोगशाला स्थापित की दोस्तों। कौन ने? विलियम वुंट ने। ये लिप्जिंग यूनिवर्सिटी कहां है? ये लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है दोस्तों जर्मनी में। यहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया साहब? एक प्रयोगशाला स्थापित की, और इस प्रयोगशाला में खास बात थी कि इन्होंने, विलियम बुंट ने क्या किया, विलियम बुंट ने वहां पर प्रैक्टिकली चेतना को, यानी कि प्रायोगिक रूप से चेतना का क्या किया? अध्ययन किया। अब अध्ययन करने की इनकी प्रक्रिया क्या थी? विलियम बुंट ने इसका अध्ययन किया दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन नामक प्रक्रिया से। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मानी होता है अंतर्मनन, यानी कि क्या होता है कि व्यक्ति मन ही मन में सोचता है, मन ही मन सोचता है, और अपने किए गए कामों को, अपनी की गई जो, अपने जो किए गए कार्य है अपने पास्ट में, अतीत में, उनको सुधारने के लिए या उनको नया बनाने के लिए या कुछ नया करने के लिए अपने मन में ही मन में या दिमाग ही दिमाग में क्या करता है दोस्तों? कोई एक क्रिया प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, और उसी क्रिया प्रक्रिया को उन्होंने अध्ययन का एक सार बना लिया, और वहां पर जाकर के उन्होंने, विलियम बुंट ने क्या किया मेरे दोस्तों? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला का क्या किया दोस्तों? वहां पर निर्माण किया। विलियम बुंट की अगर हम बात करें दोस्तों, विलियम बुंट को अगर हम बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या माना गया है दोस्तों? इनको जनक माना गया है। और अगर हम विलियम वुंट की बात करें तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी जनक माना गया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया है, यानी कि मनोविज्ञान का जनक, चेतना को ये क्या है?
प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे कि भाई चेतना जो है, यानी कि हमारी जो हमारा जो मन है उससे बड़ी एक चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं इसे। चेतना जो है हमारी, वो चेतना क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को सक्षम बनाती है, प्राणी को सक्षम बनाती है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को और अपने द्वारा आगे किए जाने वाले कार्यों को क्या कर सके, अंतर मनन कर सके। तो वो, और इसी से क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का मापन किया जा सकता है, और इसी के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। लेकिन दरअसल दोस्तों कि आपको पता है कि जब अंतर मनन कोई व्यक्ति करता है तो जरूरी नहीं कि जो चीज उसने अंतर मनन की है, जो चीज उसने इंट्रोस्पेक्शन में की है, वो चीजों को वो क्या करे, व्यवहार में, अपने अनुभव में क्या करे, जाहिर करे। तो दोस्तों इसीलिए ये परिभाषा भी आगे जाके सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं विलियम वुंट के बारे में एक बात और आपको विशेष तौर से बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों जो विलियम वुंट थे हमारे, अगर हम विलियम वुंट की बात करें तो दोस्तों विलियम वुंट जो थे, इनको, हाँ ये मैंने आपको बताई दी कि प्रयोगात्मक जो है मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हम किनको कहते हैं, विलियम वुंट को। तो ये आपको विलियम वुंट के बारे में यही बातें याद रखनी है फिलहाल के लिए, कि विलियम वुंट जो थे 1869 में 79 में उन्होंने क्या किया कि लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी में, और वहां जो है वहां पर जाकर के उन्होंने चेतना का अध्ययन करना शुरू किया। और वहां दोस्तों इनको वहां पर जो नाम मिला वो था कि वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी हम किनको कहते हैं दोस्तों, विलियम वुंट। लेकिन मनोविज्ञान का जनक हम किन्हें कहते हैं, अरस्तु को। क्या कहते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान का जो जनक है वो हम किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक दोस्तों हम रॉबर्ट वुडवर्थ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक हम किसको बोलते हैं, जनक हम बोलते हैं रॉबर्ट, किसको बोलते हैं दोस्तों, रॉबर्ट वुडवर्थ को। किसको बोलते हैं, रॉबर्ट वुडवर्थ को बोलते हैं। ध्यान रखना किसको बोलते हैं दोस्तों, रॉबर्ट वुडवर्थ को बोलते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा बिल्कुल क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, थोड़ी देर में हम क्वेश्चंस पर पहुंचने वाले हैं। अब मैं आ जाता हूं विलियम जेम्स पर। लगभग अपन आ जाते हैं 11 साल बाद। 11 साल बाद की बात करें तो उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी करके एक पुस्तक लिखी, और उसमें इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग अलग क्या किया, प्रस्तुत किया। दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम जेम्स। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या कर दिया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या कर दिया मेरे दोस्तों, मनोविज्ञान को अलग किया, मनोविज्ञान को अलग कर दिया। किसने किया मेरे लाडले दोस्तों, अलग किया। किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों, ये विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स ने क्या किया कि जो एक बुक लिखी 1890 में जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, अलग विज्ञान के रूप में वहां पर देखा। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि साइकोलॉजी शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर हम देखें साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो साइकोलॉजी शब्द का जो है एक पुस्तक लिखी गई साइकोलॉजिया, PSYCHOLOGIA, एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों साइकोलॉजिया। क्या आपको साइकोलॉजिया के बारे में कोई जानकारी है, बिल्कुल बताएंगे। साइकोलॉजिया के बारे में किसी प्रकार की जानकारी है, किसने लिखी ये पुस्तक, साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी। देखिए ये पुस्तक लिखी भाई साहब आपके ये वाली, ये रहे, ये रहे साहब, ये थे आपके इस बुक को लिखने वाले। कौन, साइकोलॉजिया बुक को लिखने वाले जो थे वो थे भाई साहब आपके रूडोल्फ। मैं लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, देखिएगा। जो साइकोलॉजिया बुक जिन्होंने लिखी वो थे अपन के रूडोल्फ। इसको कई लोग गॉयकर भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो देख रहे हो आप कि गॉस लैनविस। क्या नाम है इसका, गॉस लैनविस। इनका बिल्कुल किताब पे छपा हुआ नाम हमने लिखा है गॉस लैनविस। इनका जो सही नाम है वो गॉयकर ना होकर के गॉस लैनविस है। कौन सा नाम है, देखो, GOCLEN, गॉस लेनिव्स कह सकते हो आप, इसका लेनिव्स कह सकते हो, गॉस लेनिव्स। ओके दोस्तों, क्या कह सकते हो, गॉस लेनिव्स, ठीक है ना, ये गॉस लेनिव्स बोल सकते हैं। कई गॉयकर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूडोल्फ गॉयकर ने साइकोलॉजिया में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया।
PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और रेफरेंस किसने दिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? सर्वप्रथम प्रयोग। बताइए रेफरेंस किसने दिया? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया? बताइए मेरे दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया? रुडोल्फ गॉयकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। और अगर हम बात करें दोस्तों कि साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक पृथक विज्ञान मानने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स ने ये बात किसमें लिखी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में लिखी। 1890 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और अगर हम बात करें दोस्तों कि जो रुडोल्फ गॉयकर थे, रुडोल्फ गॉयकर या फिर आप गॉल्सविस जो है, ये गॉसलैंडविस जो है अपन के, ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? साइकोलॉजी। और उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है, रुडोल्फ शब्द। नेहा चतुर्वेदी जी का आंसर आ रहा है रुडोल्फ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें अगली चीज की, साइकोलॉजिया के बाद में अपन बात करते हैं कि हुआ क्या था। देखो क्वेश्चन आ गए, इससे पहले चलते हैं अपन यहां देखेंगे। दरअसल क्या था साहब, एक व्यक्ति हुए थे, एक व्यक्ति हुए थे, उनको मैं ले आता हूं। ये रे साहब, ये वाले व्यक्ति थे विलियम मैकडूगल। ये रे आगे साहब, ये देखिए विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी मेरे दोस्तों। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। विलियम बुंट के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अगर हम बात करें मैकडूगल की बात करें, ये ये जो क्या है, विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल, मैकडूगल ने क्या किया दोस्तों? मैकडूगल इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजिया, साइकोलॉजी, आउटलाइन PSYCHOLOGY। और भरसक निंदा की किसकी? बिल्कुल रूडो इन्होंने लिखी थी बुक, क्या नाम है? ऑन आउटलाइन है, आउटलाइन है क्या ये? आउटलाइन, सही लिख देता हूं स्पेलिंग। बुक का नाम है आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन साइकोलॉजिया, साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने चेतना का विज्ञान मानने की भर्त्सक निंदा की, यानी कि खूब निंदा की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या नहीं है? चेतना का विज्ञान नहीं है दोस्तों, ये सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि चेतना जो है वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है। चेतना जो है वो है, आपको पता है, चेतन, अर्धचेतन। आपका जो मानसिक या दिमाग की जो अवस्था है वो चेतन, अर्धचेतन, और आपको पता ही है कि अलग अलग 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये दोस्तों क्या है? चेतना के विज्ञान की परिभाषा सर्वमान्य साबित नहीं हुई। दोस्तों जो विलियम जेम्स थे अपने, ये विलियम जेम्स, इन्होंने क्या ही अमेरिका के थे। कहां के थे दोस्तों? अमेरिका के थे। कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या थे? अमेरिका के थे मेरे दोस्तों। और याद रखना, एक इनके लिए खास बात बताऊं कि इन्होंने क्या किया, मैसेच्यूसेट्स जो जगह है, ठीक है ना, मैसेच्यूसेट्स, ठीक है ना, जो जगह है उस जगह पर क्या किया, एक वहां पर उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की, प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है ना, एक प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है ना। और वहां पर जाकर के वहां चेतना के विज्ञान के रूप में उन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान का अध्ययन किया। और दोस्तों लेकिन ये क्या है कि आपको पता है कि ये सही नहीं थी। प्रकार्यात्मक बाद में भी इन्होंने थोड़ा सा विश्वास रखा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं अपन अपने आगे की। तो एक चीज और मैं आप लोगों के सामने इसको जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा देखते क्वेश्चन पर आने से पहले। एक व्यक्ति थे एबिंगहास, एक व्यक्ति थे एबिंगहास, एबिंगहास कह दो, एबिंगहास कह दो। ये व्यक्ति का मैं इमेज आप लोगों के सामने ले आता हूं। ये देखिए एबिंगहास किधर है हमारे, ये देखिए एबिंगहास ये रहे। इनकी एक खास बात क्या रही, देखिए ये एबिंगहास रहे। एबिंगहास ने क्या कहा? एबिंगहास ने एक शानदार लाइन बोली दोस्तों, एबिंगहास के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एबिंगहास ने एक शानदार लाइन बोली, उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है दोस्तों, मनोविज्ञान का इतिहास या अतीत, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, अतीत तो बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा, लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा, जबकि इतिहास बहुत छोटा, बहुत छोटा। कि सर कैसे इतिहास बहुत छोटा कैसे? बताइए। बिल्कुल बताते हैं। आपको पता है कि अतीत में,
अतीत में क्या हुआ था, ये लाइन किसने बोली आपकी, ये बोली आपके एबिंगहास ने बोली है। क्या बोली है दोस्तों एबिंगहास ने बोली है कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, जबकि इतिहास कैसा है मेरे दोस्तों, बहुत छोटा है। अब एबिंगहास ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर हम अतीत की बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम अतीत की बात करें तो अतीत में 420 मतलब ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, 400 ईसा पूर्व, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का बिल्कुल जनक है, बिल्कुल सही है। देखिए मूल प्रवृत्ति के जनक। अब बात करते हैं अपन 400 ईसा पूर्व की बात करें तो अरस्तु जो थे उन्होंने वहां पर डी एनिमा करके अपनी जो पुस्तक थी उसमें मना दर्शन के रूप से, मना दर्शन के नाम पे इन्होंने क्या किया, मना दर्शन के नाम से दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र में ही। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। यहां जाकर के 16वीं सदी में या 16वें शताब्दी में इतिहास की बात करें दोस्तों, अपन इतिहास की बात कर रहे, 16वीं शताब्दी में जाकर के इतिहास की बात करें, 16वीं शताब्दी में जाकर के इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसके बाद 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान माना गया। क्या माना गया दोस्तों, मन का विज्ञान माना गया। क्या माना गया दोस्तों, मन का विज्ञान माना गया। क्या माना गया मेरे लाडले बच्चों, मन का विज्ञान माना गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 18 के बाद 19वीं शताब्दी में इसको हम लोगों ने चेतना, मतलब हम लोगों ने क्या, मैंने बताया आपको कि चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे, विलियम जेम्स, सली, बुंट, और आपके ये जो लोग थे, कौन आपको लिख दिए हैं मैंने सारे के सारे, आपने देखे पिछली बार कि विलियम आपके जेम्स थे, सली थे, विलियम बुंट थे और आपके एक बाइव्स थे। ये जो है 19वीं सदी में चेतना का से विज्ञान मानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 20वीं सदी में जाकर के इसको अलग विज्ञान के नाम से जाना गया, जिसको है व्यवहार का विज्ञान। और यह परिभाषा अब सर्वमान्य है, व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। यहां पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसको मानने वाले जो थे भाई जॉन बी वाटसन थे। कौन थे, जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान माना दोस्तों। और इसी कारण से व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक किसे माना गया मेरे लाडले दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक जो है अपन ने किसको माना, वाटसन को माना। व्यवहारवाद का जनक किसे माना गया, वाटसन को। भाई साहब एक व्यक्ति थे, कौन, वाटसन। ये वाटसन ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने एक लाइन बोली। वाटसन एक ऐसे व्यक्ति थे, वाटसन के बारे में मैं आपको लिख देता हूं। वाटसन हो गए जॉन बी वाटसन, ये रहे, ये जॉन बी वाटसन। देखिए ये वो व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने एक लाइन लिखी, जॉन बी वाटसन ने एक लाइन क्या लिखी, इन्होंने एक लाइन बोली जॉन बी वाटसन ने कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। दरअसल क्या है कि ये भी व्यक्ति जो थे अपने जॉन बी वाटसन, ये जॉन बी वाटसन भी चाहता हूं, जॉन बी वाटसन भी जो है वो क्या करते थे मेरे भाई साहब, वहां पर जो चेतना का विज्ञान जो बनाया था, इसको चेतना का विज्ञान माना था, उस पर ही अध्ययन कर रहे थे, मनोविश्लेषण कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन उस समय जब 1910 में क्या हुआ, 1910 में 1910 में ये जो है आपके एक पावलोव नाम के क्या हुए थे, पावलोव जो दैहिक विज्ञान के क्या थे, दैहिक विज्ञान में बड़े दक्ष थे, या दैहिक विज्ञान को मानने वाले, या दैहिक विज्ञान शास्त्री जिन्हें हम कहेंगे, दैहिक शास्त्री। दैहिक विज्ञान मतलब जो फिजिकल साइंस को जो मानते थे, उनके मतलब वो थे कौन, पावलोव। उनसे बहुत प्रभावित हुए ये, और वो ये मानने लगे कि वास्तव में इंसान का व्यवहार जो है वही क्या होता है, वही हर चीज को व्यक्त कर पाता है। इंसान के व्यवहार का अध्ययन ही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। ये जाकर के किसने माना साहब, आपके जॉन बी वाटसन ने ये बात जाकर के मानी।
एक यहां पर अगर हम देखें, एक भाई साहब कौन थे अपन के, आपको पता है कि जो एक परिभाषा आप लोगों ने कभी सुनी होगी दोस्तों। अगर आपने एक परिभाषा सुनी होगी तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान ने क्या किया। सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया मेरे दोस्तों, ये बताना कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा। और मुझे बताना ये किसकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा और उसके बाद अपनी चेतना को त्यागा। वर्तमान में आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान है वो क्या है मेरे दोस्तों, कि जो इंसान का जो व्यवहार है, व्यवहार की विधि के स्वरूप का अध्ययन है। क्या है दोस्तों, व्यवहार की विधि के स्वरूप का क्या है, अध्ययन है, या व्यवहार की विधि के स्वरूप को क्या करता है दोस्तों, स्वीकार करता है। कौन, मनोविज्ञान। ये परिभाषा किसकी थी बताओ दोस्तों, मैं आप बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि ये परिभाषा किसकी थी, बताएंगे दोस्तों किसने दी थी ये परिभाषा। बिल्कुल देखिएगा किसने दी थी, मुझे बताएंगे कि, बताएंगे दोस्तों बिल्कुल, हेलो हाय। ये परिभाषा किसने दी थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने किसको त्यागा, आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, उसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग किया और उसके बाद व्यवहार की विधि के स्वरूप का क्या बन गई ये भाई साहब, स्वीकार कर लिया इसने, व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार किया। तो बताइए दोस्तों, आप में जितने लोग इसे देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट बताएंगे कि क्या है मनोविज्ञान, मतलब ये वाली परिभाषा किसने दी है। देखिए जब तक मैं इमेज लेकर के आता हूं, निश्चित तौर से आप लोग बिल्कुल इमेज वाली परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चलिए बताइए मुझे, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ पर भी चर्चा की कि मनोविज्ञान के दो टुकड़े किए हमने, साइकी और लोगोस, और साइकी और लोगोस टुकड़े करके हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान मेरे लाडले दोस्तों किसका अध्ययन है। मनोविज्ञान बताइए कि मन का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है और चेतना का अध्ययन है। दोस्तों ये प्रश्न आए हुए हैं, बताइए। आपने मनोविज्ञान शब्द को दो भागों में बांटा, एक था दोस्तों और जो गैरेट के आधार पर था PSYCHE, साइकी प्लस लोगोस, जहां पर साइकी का मूल अर्थ क्या था मेरे दोस्तों, आत्मा, जिसे अपन सोल कहते हैं। तो बताइए कि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर देंगे दोस्तों, आत्मा का अध्ययन। क्या है दोस्तों, आत्मा का अध्ययन इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है बताइए। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, बिल्कुल है साहब, और व्यवहार में व्यक्त अव्यक्त दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन है। क्या अनुभवों का अध्ययन है, बिल्कुल साहब, आपने पढ़ा था, आपने पहली स्लाइड में पढ़ा था, बिल्कुल अनुभवों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है, अनुभवों का अध्ययन है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, यानी कि जो दिमाग में जितनी भी प्रोसेस चलती है उनका अध्ययन है, बिल्कुल उनका भी अध्ययन है। उपयुक्त सही, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। यानी कि व्यवहार का अध्ययन, अनुभव का अध्ययन और मानसीय प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या है अपन का, मनोविज्ञान है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है। यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ग्रीक या यूनानी, लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी। देखो फ्रेंच और अंग्रेजी तो बिल्कुल हटा देना मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं लैटिन, ग्रीक और यूनानी। यहां पर ग्रीक या यूनानी तो एक साथ दे रखे हैं दोस्तों, तो अपन का आंसर प्राथमिकता यही होगी, लैटिन नहीं होगी। लैटिन तब होगी जब दोस्तों अपन का आंसर, अपन को ग्रीक वहां पर ना मिले और यूनानी वहां पर ना मिले, तो अपन का आंसर होगा मेरे दोस्तों लैटिन। लेकिन ये भी अपन का गलत आंसर है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों अगला, अपन ने पढ़ लिए, देखिए मनोविज्ञान निर्मित है, जल्दी से बताएंगे अपना आंसर दोस्तों, बिल्कुल अपने आंसर बताएंगे। मनोविज्ञान जो है आपका वो किससे निर्मित है बताइए। मनोविज्ञान किन शब्दों से निर्मित है, साइकोलोगस, साइकोलोगस, साइकिलोगोस, साइकिलोगस। आप आंसर बताएंगे, बहुत ही करीबी डिफरेंस के साथ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल ओके। गुड इवनिंग गौरव जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो देखो अपन बात करते हैं, साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है, PSYCHE साइकी और LOGOS लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर के कौन बना है मेरे दोस्तों, मनोविज्ञान निर्मित है। साइकी का मतलब मैंने आपको बताया कि साइकी का मतलब दोस्तों होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि साइकी लोगोस का मतलब होता है क्या, आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी।
अगली बात, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मनोविज्ञान के अर्थ के विकास का सही क्रम क्या है? यानी मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था वहां पर अर्थ सही क्रम क्या है? बताइए। मनोविकास में सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? बताइए दोस्तों। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, सही बात है। दूसरी ऑप्शन में वहां दूसरा देखे तो चेतना नहीं माना गया। मनोविज्ञान की जो आत्मा है वो 16वीं शताब्दी तक रही, 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन हो गया, और 19वीं शताब्दी में चेतना, और लास्ट में 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान समय तक वहां व्यवहार का अध्ययन माना गया। तो यानी कि सबसे पहले कौन आएगी? आत्मा आएगी। आत्मा आ गई साहब। फिर इसके बाद में आत्मा के बाद में मन आ गया। और किसने कहा था? बुंट ने भी कहा था, विलियम बुंट ने कहा था कि सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और लास्ट में व्यवहार का। यानी कि अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। अब देखिए, मनोविज्ञान के आशय मतलब उनके अर्थ और मनोविज्ञान के समर्थक को सुमेलित कीजिए। मतलब किसने किस अर्थ का समर्थन किया, मतलब कौन मनोविज्ञान को क्या मानता है, ये बात लेकर के चलते हैं दोस्तों। आपने देखा प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। अगर हम 16वीं शताब्दी तक या 16वीं शताब्दी तक की बात करें तो उस समय अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने दोस्तों मनोविज्ञान को क्या माने रखा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माने रखा। यानी कि अपन को ए में कौन सा लगाना है दोस्तों? दूसरा। ठीक है ना। अगर हम बात करें मेरे लाडले दोस्तों कि अपन को विलियम बुंट और जेम्स सली और बाइव्स की बात करें तो इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर, विलियम बुंट, विलियम जेम्स तो जानते ही हो। जेम्स ने कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बुंट ने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये लिख रहा, देखो ये देखिए, शायद अपन ने लिखा होगा, वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। किधर गया? ये रहा। इसको वर्तमान में हम, लिप्जिंग जो यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, इसको हम वर्तमान में कार्ल मार्क्स, क्या है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, यूनिवर्सिटी वर्तमान में। ठीक है ना। वर्तमान में हम इसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और आपने इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहे होंगे, याद भी हो रहे होंगे, याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। ये देखिए इस पे थे तो अगर हम बात करें विलियम जेम्स बुंट और सली, उन्होंने किसका माना? इसको चेतना का माना। किसका माना मेरे दोस्तों? चेतना का माना। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हम वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और अगर मैकडूगल देखें तो वर्तमान में व्यवहार का, कल अपन इसकी अध्ययन करेंगे कि व्यवहार का जो, आज तो अपने पास टाइम भी लगभग होता चला है और कल अपन जब क्लास लेंगे तो इसमें यही देखेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन कैसे है, कैसे, कौन कौन से व्यवहारवादी थे जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का अध्ययन माना और क्यों माना। इन सब की हम चर्चा करेंगे दोस्तों कल। अब बात करते हैं दोस्तों कि वाटसन, थॉर्नडाइक, वाटसन आप जानते ही हैं, जॉन बी वाटसन, जिनको अपन ने व्यवहारवाद का विज्ञान माना, विज्ञान। और थॉर्नडाइक के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल। और अपन के बारे में चर्चा करेंगे, स्किनर है, मैकडूगल के बारे में अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि आउटलाइन जो साइकोलॉजी है, उन्होंने ये बुक लिखी और उसमें चेतना की भरसक निंदा की कि चेतना का विज्ञान नहीं है ये। तो ये है दोस्तों व्यवहारवादी, सारे के सारे कौन है? व्यवहारवादी है। और पोम्पोनोजी ने जो है मन का विज्ञान माना। तो ये अपन के आंसर्स होंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने नहीं किया। अरस्तु ने मना दर्शन नाम का शब्द प्रस्तुत किया था और वो भी दर्शन शास्त्र में। रुडोल्फ गोइकर ने क्या किया भाई साहब? बिल्कुल सही है, रुडोल्फ गोइकर जो वहां पर आए थे उन्होंने क्या किया था? विलियम जेम्स ने तो नहीं किया। विलियम जेम्स ने तो दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया 1890 में। स्टीफन ब्लॉकार्ट ने तो इसका रेफरेंस दिया है। स्टीफन ब्लॉकार्ट ने तो एनाटॉमी में अपना बिल्कुल एनाटॉमी में क्या किया? एनाटॉमी में इसका रेफरेंस प्रस्तुत किया, यानी संदर्भ दिया। और इसने, विलियम जेम्स ने क्या किया? विलियम जेम्स ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया, दर्शन शास्त्र से अलग माना, दर्शन शास्त्र से अलग। और अगर हम बात करें दोस्तों रुडोल्फ की, रुडोल्फ ने क्या किया? सबसे पहले साइकोलॉजिया में, PSYCHOLOGIA, जो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, वहां पर इन्होंने क्या किया? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अरस्तु की बात करें दोस्तों, अरस्तु ने इसको क्या किया? दर्शन शास्त्र में मना दर्शन माना।
क्या माना दोस्तों दर्शन शास्त्र में? मना दर्शन माना। क्या माना? मना दर्शन माना दर्शन शास्त्र में। तो बताइए अपन का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। रूडोल्फ। क्या होगा? रूडोल्फ, यानी साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर करें हम तो वो रूडोल्फ ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी को स्वतंत्र विषय का दर्जा किसने दिया? देखिए अभी अभी पढ़ा है हमने कि स्वतंत्र विषय के रूप में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले कौन थे दोस्तों? विलियम जेम्स थे। जबकि विलियम वुंट ने तो क्या किया था दोस्तों, लिपजिंग यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला का स्थापना की और वहां पर उसको क्या किया उन्होंने, चेतना के विज्ञान के रूप में क्या किया, अध्ययन किया। जेम्स सली की बात करें, ये भी चेतना के विज्ञान के पक्षधर थे। और सिगमंड फ्राइड की क्या बात करेंगे, शानदार व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड, इसकी बात करेंगे दोस्तों। ये आंसर नहीं है अपन का आंसर है दोस्तों विलियम जेम्स। क्या है? विलियम जेम्स। अगर हम सिगमंड फ्राइड की बिल्कुल बात करेंगे कल, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। मनोविज्ञान के जनक कौन कहे गए हैं दोस्तों? मनोविज्ञान के जनक जो थे अपन के वो है अरस्तु। विलियम बुंट की बात करें अपन, आपको पता है विलियम बुंट जो है भाई साहब वो क्या है, व्यवहारवाद और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। विलियम जेम्स ने क्या किया, इसको दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में क्या दिया। और प्लेटो नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज के जनक नहीं है, या मनोविज्ञान से संबंध बात करें तो दोस्तों यहां आपको याद रखना है कि अपन का जो आंसर होगा मनोविज्ञान के जनक के रूप में वो कौन का होगा, अरस्तु का। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी इन्हीं बातों के साथ होती है समाप्त। अब अगली क्लास आप लोगों की रीट की इसी टेस्ट सीरीज और थ्योरी कॉन्सेप्ट पर जो हमारी क्लास लगेगी वो लगेगी आपकी एसएसटी की। आप इस क्लास का एंजॉय करें दोस्तों। ये क्लासेज आप लोगों के लिए सभी के लिए निःशुल्क है। इन सब की पीडीएफ यानी जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को, ये देखिए पूरी जो क्वेश्चन सीरीज है, जो पूरी थ्योरी हम लोगों ने आपको पढ़ाई है, इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इन्हें नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और आप इन्हें अपने पास सेव भी रख सकते हैं। सारा संग्रह आपको इसके अंतर्गत मिलने वाला है। कल की क्लास में हम लोग व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ विशेष बातों को जानेंगे, और रहे जो क्वेश्चंस है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो संबंधित विषय की तैयारी कर रहे बच्चों के मध्य में इसको साझा करना, और अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक भी करना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।